Hello everyone, welcome to Option Trading Basics to Advanced Class 3. I hope क्लास 3 से पहले आपने क्लास 1 एंड क्लास 2 देख ली होगी क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आपको वो क्लास समझ में नहीं आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले फिर से वो क्लास देखें। एंड क्लास 3 में हम थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स अब डिस्कस करेंगे। ये एक बिल्कुल फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला टॉपिक जो है वो है कॉमन मिस्टेक्स जो एक ऑप्शन ट्रेडर करता है। आई नो हम इस टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 1 में, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे क्लासेस का लेवल एडवांस होता रहेगा वैसे वैसे हम और भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ जल्दी से। कॉमन मिस्टेक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स, ये पहला टॉपिक है। देखो इसके लिए मैं सीधा सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कोई भी स्टॉक लिया, ठीक है, स्टॉक का नाम कुछ भी है, डजेंट मैटर, एक्स वाई जेड स्टॉक है और उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 100 चल रहा है। 100 पे आपने उसका एक कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। एंड हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लो नेक्स्ट डे उस स्टॉक का प्राइस 2% गिर जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका प्राइस क्या हो जाएगा। अभी 98 हो जाएगा। आई होप आपने यही लिखा होगा कमेंट सेक्शन में। करंट मार्केट प्राइस उस स्टॉक का 98 हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था वो 2% स्टॉक अगर गिरा तो आपका कॉल ऑप्शन भी अकॉर्डिंगली गिर जाएगा। अब पहले दिन वो कॉल ऑप्शन वो स्टॉक 2% गिर गया, अगले दिन वो स्टॉक 2% बढ़ गया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बताइए कि जब 98 वाला स्टॉक 2% बढ़ गया तो उसका करंट मार्केट प्राइस अब कितना हो जाएगा। देखिए उसका करंट मार्केट प्राइस होगा 99.96। अगर आपने 100 सोचा था तो आप गलत सोच रहे थे। ये एक कॉमन मिस्टेक है। लोग कहते हैं कि देखो मेरा स्टॉक प्राइस जो था जिसका मैंने कॉल ऑप्शन लिया वो 2% गिरा, वो अगले दिन 2% रिकवर हो गया, लेकिन मेरा तो ऑप्शन जो है वो बढ़ा ही नहीं। तो इसमें आप दो मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर वो 2% गिर के 2% बढ़ रहा है तो वो 99.6 हुआ है, वो 100 नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर उस स्टॉक को 2% बढ़ रहा है तो यानी अगर उस स्टॉक को 100 का प्राइस दोबारा रिकवर करना है, उसको अगर 100 रिकवर करना है तो उसको 2% नहीं 2.04% बढ़ना होगा। ये पहली चीज। दूसरा, आपने इस प्रोसेस में आपका स्टॉक गिरा, आपका स्टॉक फिर रिकवर हुआ, आपके इस प्रोसेस में 2 दिन चले गए, तो इसमें बेसिकली 2 डेज का आपको टाइम डिके भी गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ना सिर्फ एक ये गलती करी कि 2% स्टॉक जब गिरा आपने उसका करंट मार्केट प्राइस रॉन्ग जज किया, आपने उसका टाइम डिके वाला फैक्टर भी फैक्टर इन नहीं किया। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ऑप्शन ट्रेडर्स अनकॉन्शियसली निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। आपने कोई बड़ा स्टॉक लिया जिसका करंट मार्केट प्राइस 2500 था, मान लो। ठीक है, 2500 वाला जो स्टॉक है वो 2% गिरा। आप मुझे बताओ उसका प्राइस क्या हो जाएगा। अगर वो 2% गिरता है उसका प्राइस हो जाएगा 2450। आपको ये भी जो भी मैं बता रहा हूँ ये मन में कैलकुलेशन करनी जरूर है ताकि आपको अपनी मिस्टेक पता लगे। अब वो स्टॉक दोबारा जो था वो 2% बढ़ गया अगले दिन, तो उसका प्राइस क्या हुआ, 2499 होगा उसका प्राइस जब वो 2% बढ़ेगा। तो उसको कितना परसेंट बढ़ना होगा कि वो अपना जो एक्चुअल लेवल है वो रिकवर करे, उसको बढ़ना होगा 2.04%। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में आपका टाइम डिके भी जाएगा। तो अब यही चीजें हम आज की क्लास में और डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन की प्राइसिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपका स्टॉक गिर भी गया और उसके बाद अगर मान लो उतना रिकवर नहीं भी हो पा रहा तो भी आपको ऑप्शन जो आपने लिया है उसमें नुकसान ना आए। तो ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं।
इस चीज़ की कैलकुलेशन मैं आपको एक बार कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कैलकुलेटर मैंने लिया, 2500 का स्टॉक था जो भी, वो लेट्स सपोज 2% गिरा, तो माइनस कर रहा हूँ मैं इसके अंदर से, माइनस कर रहा हूँ मैं 2%। तो ये आपका कितना हो, 2450, वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था। एंड इस 2450 को मैं अब ले लेता हूँ, 2450 को मैं 2% से बढ़ा देता हूँ, तो ये 2449 हुआ जैसे मैंने आपको बताया। और मैंने ये 2.04 कैसे निकाला, 2.04 मैंने क्या किया, सिंपल 2500 को 2450 से डिवाइड किया, बेसिक मैथ्स, तो ये आ गया 1.0204। तो यानी कि ये 2.04% हुआ। आई होप आपको इतना बेसिक्स तो आता ही होगा। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। रिलायंस का चार्ट मैंने खोल रखा है, एक बेसिक कंसेप्ट आपको मैं रिवाइज करवा दूं। लेट्स सपोज ये जो था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ब्लैक लाइन से, थोड़ी सी लाइन को थिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये हमने एक एरिया मार्क किया था और हम इस प्राइस पे बुलिश थे, ठीक है। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा, मार्केट को ऊपर जाना है। तो हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहता था वो क्या था, या तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करते थे, पुट ऑप्शन सेल करते थे। ये हमारा यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन रहता था, ठीक है। यही ये चीज मैंने यहीं पे लिख दी। अब मान लो स्टॉक जो था वो इस लेवल पे था, ये ये हमारा एक सप्लाई जोन है या एक रेजिस्टेंस एरिया है, एंड इस एरिया में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जब भी प्राइस इस रेंज में आएगा तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम पुट ऑप्शन बाय करते थे या कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते थे, करेक्ट। ये जस्ट मैं आपको एक पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था वो रिवाइज करवा रहा हूँ। इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाएं, ठीक है। ये एक मान लेते हैं कि ये एक डिमांड जोन है और ये एक सप्लाई जोन है। डिमांड जोन पे हमने क्या किया था, हम यहाँ पे या तो कॉल ऑप्शन बाय करते थे, ठीक है, या फिर हम पुट ऑप्शन सेल करते थे। सिमिलरली सप्लाई जोन पे हम क्या करते थे, हम सप्लाई जोन पे पुट ऑप्शन बाय करते थे या फिर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते थे, ठीक। अब बात करते हैं एक डिफरेंट चीज की जो हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, बट उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास, स्ट्राइक प्राइस है लेट्स से 500 का कॉल ऑप्शन है, एंड उसका प्राइस जो है अभी चल रहा है 40 रुपीज़, ओके। एंड जो भी ये स्टॉक है इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा है, आप मान लीजिए 528 रुपीज़, ठीक है। हमने पहले ही जो लास्ट क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि जो प्रीमियम की डेफिनेशन होती है, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, हमने ये बात की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा बताइए कि इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। यस, मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि हम इसके बारे में काफी डिस्कशन पहले कर चुके हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू है 528, अगर करंट मार्केट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस 500 है, 528 माइनस 500 यानी कि 28 हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही इस कॉल ऑप्शन की रियल वैल्यू है, क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है एक्सपायरी के टाइम पे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 28 है, और अगर ऑप्शन जो है ये 40 रुपीज पे है तो 40 माइनस 28, 12 रुपीज इसकी टाइम वैल्यू हो जाएगी। ये इसका ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस सेम 500 कॉल ऑप्शन है, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो है 60 रुपीज, सेम कॉल ऑप्शन है, करंट मार्केट प्राइस भी इसका सेम चल रहा है। मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस कितना है, अगेन 528 ही है, लेकिन इस बार जो ऑप्शन है वो 60 रुपीज का है। फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा आपके सामने, प्रीमियम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, है ना, यही तो हमने पढ़ा था।
इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 528 माइनस 500, इंट्रिंसिक वैल्यू तो सेम है 28। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखिए डिफरेंस आ रहा है टाइम वैल्यू में। टाइम वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 28, 32 रुपीज। मैंने आपको ये दो केस क्यों बताए, पहले केस में हो क्या रहा है, जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द टाइम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ओके, और जो दूसरा केस है उसमें क्या हो रहा है, जो टाइम वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इंट्रिंसिक वैल्यू से। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू है ऑप्शन की। टाइम वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी। अगर ये मेरा जो फर्स्ट केस है इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 28 है, तो 28 रुपीज की तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि उस ऑप्शन की वैल्यू है ही, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। तो मेरा जो रिस्क है, अगर ऑप्शन ऐसे का ऐसा भी रह गया कि उसमें कुछ मूवमेंट नहीं आई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एटलीस्ट मेरी रहेगी। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें तो ज्यादा टाइम वैल्यू है, तो मेरे को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि 32 रुपीज जो यहाँ पे है अभी ऑप्शन का प्रीमियम वो तो जीरो हो ही जाएगा। करेक्ट। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, ये एक आइडियल केस होता है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बाइंग करनी है। ओके। एंड जब भी टाइम वैल्यू ज्यादा, क्योंकि हम अगर ऑप्शन सेलर है, मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल भी दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि इंश्योरेंस क्लेम हो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम टाइम वैल्यू ज्यादा है तो एक ऑप्शन सेलर जो है वो चाहेगा कि मेरे को टाइम वैल्यू ज्यादा मिले, ताकि वो टाइम वैल्यू जीरो हो और ऑप्शन बायर जो है वो नुकसान करे और उसको फ्री का पैसा मिल जाए। तो ये इम्प्लाइड इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का जो हमने स्टडी की थी उससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं आज कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है टाइम वैल्यू से, आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर आना है। टाइम वैल्यू ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर जाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ। निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का 18,000 का आप मान लीजिए कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जो प्राइस चल रही है अभी, वो प्राइस चल रही है 128 रुपीज। ठीक है, एंड जो निफ्टी स्पॉट है, यानी कि जो निफ्टी के चार्ट पे आप उसकी वैल्यू देखते हैं, वो है 17,900। अब मुझे बताइए कि इसकी प्रीमियम की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, सभी बताइए मुझे। 100 रुपीज़ है। टाइम वैल्यू कितनी है, 28 रुपीज़ है। क्या देखने को हमें मिल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो टाइम वैल्यू से ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। सेम केस में दोबारा लेके दिखाता हूँ आपको। निफ्टी 18,000 का कॉल ऑप्शन जो है उसकी प्राइस जो है मान लीजिए चल रही है 220 रुपीज़। ठीक है, निफ्टी स्पॉट कितना है, फिर से निफ्टी स्पॉट क्या है 17,900। प्रीमियम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन 100, टाइम वैल्यू अगेन 120। टाइम वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक सवाल भी ये भी आ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी ज़्यादा टाइम वैल्यू हो जाए, या किस केस में ऐसा होगा कि सेम कॉल ऑप्शन का प्राइस 128 हो सकता है और किस केस में उसी कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ के 220 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। आज की और कल की जो क्लास होगी, जो इनफैक्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे ग्रीक्स ऑप्शन के प्राइस को चेंज करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जब स्टॉक के रिजल्ट आने वाले होते हैं, या किस तरीके से क्या सिनेरियो बनते हैं जब ऑप्शन के प्राइस में इतना डिफरेंस आ जाता है और ऑप्शन बायर्स को ये चीज पता नहीं होती, जो कि रिटेलर्स जो है मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग करते हैं, एंड काफी नुकसान हो जाता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है हमारा वो है ब्रेक इवन प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ब्रेक इवन, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया। ठीक है, आप ऑब्वियसली उसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, राइट। अब आपने मान लो 1 साल तक उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहे आप, और हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा कवर करने के अंदर ही 2 साल लग जाए और 2 साल के बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू हो। ठीक है, तो ब्रेक इवन का मतलब वही होता है कि जब आपको कुछ भी प्रॉफिट या लॉस ना हो, जस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कवर कर लें। ठीक है, तो इसमें
ब्रेक इवन बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो होता है। उसका मतलब होता है ब्रेक इवन कि आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन आपको कुछ भी लॉस भी नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूँ ब्रेक इवन का क्या मतलब है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो। ये ब्रेक इवन का हमें डेफिनेशन पता चल गई। अब कॉल ऑप्शंस के लिए, ठीक है, कॉल्स के लिए क्या होता है ब्रेक इवन, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ऐसा क्यों होता है समझाऊंगा आपको। पुट्स के लिए क्या होता है, या पुट ऑप्शंस के लिए क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एंड ये जो फॉर्मूला है ये एग्नोस्टिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस के लिए। मतलब अगर हम कॉल ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं या कॉल ऑप्शंस को हम शॉर्ट कर रहे हैं तब भी सेम फॉर्मूला रहेगा। पुट ऑप्शंस के लिए भी अगर हम पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं या पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तब भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा पुट ऑप्शंस के लिए, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस द फॉर्मूला रिमेन्स सेम। ओके, अब कॉल्स के लिए स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम क्यों है और पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम क्यों है, ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हमने कोई भी कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, 50 सीई को हमने बाय किया, उसका प्रीमियम मान लीजिए 4 रुपीज़ था, ठीक है। और हम इस ऑब्वियसली अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हम इस स्टॉक पे जो है बुलिश हैं, राइट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बुलिश रहेंगे हम इस स्टॉक पे। और अगर हम किसी भी स्टॉक पे बुलिश हैं और उसका अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि हमारा रिस्क लिमिटेड रहेगा और रिवॉर्ड अनलिमिटेड रहेगा, करेक्ट। तो सेम इसी केस में क्या होगा कि अगर मैं जस्ट आपको पहले एक बार फॉर्मूले से लिख दूं ब्रेक इवन प्राइस, तो ब्रेक इवन क्या होगा, ब्रेक इवन प्राइस कितना होगा, कॉल ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस लिया हमने 50 स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम 54 हमारा ब्रेक इवन होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए वो ऐसा इसलिए होगा, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि टाइम वैल्यू हमेशा हमेशा ज़ीरो होगी। टाइम वैल्यू ज़ीरो होगी तो जो 4 रुपीज़ का हमने प्रीमियम पे किया है वो एक्सपायरी पे अगर उतनी हमारी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ना हुई तो हमें लॉस हो जाएगा। 4 रुपीज़ के कॉल ऑप्शन में जो 4 रुपीज़ का प्रीमियम है एट एक्सपायरी, एट एक्सपायरी जो हमारा प्रीमियम है वो क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो हमारा प्रीमियम अगर जो हम पे कर रहे हैं वो अगर 4 रुपीज़ है तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4 रुपीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो 50 का कॉल ऑप्शन है उसको 54 तक जाना पड़ेगा ताकि उसमें कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर ही आना चाहिए एक्सपायरी तक। 55 पे हमें प्रॉफिट आएगा, अगर 53 भी रह गया तो हमें 1 रुपए का नुकसान होगा। इसको हम बहुत एग्जाम्पल से समझने वाले हैं आज। सेम केस को मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में समझा देता हूँ। देखिए इसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। इस टेबल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस क्या रहेगा। सेकंड केस में मैं लिख देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी। दूसरी केस इसमें मैं लिख देता हूँ कि टाइम वैल्यू क्या रहेगी। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि प्रीमियम पेड, हमने कितना प्रीमियम पे किया है वो लिख रहा हूँ। या फिर प्रीमियम पेड को हम कई बार डेबिट भी लिख देते हैं कि प्रीमियम डेबिट कितना हुआ, आपके ब्रोकर की एप्लीकेशन में डेबिट लिखा रहेगा कई बार। एंड यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की टेबल बन गई है। देखिए स्टॉक प्राइस जब इसी कॉल ऑप्शन का 40 रुपीज़ है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए स्टॉक प्राइस जब इसका 40 है और हमने 50 का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है तो हमने
इन अ वे आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, राइट। 40 अगर स्टॉक का प्राइस है, हमने 50 का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो हमने आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। आउट ऑफ मनी वाले कॉल ऑप्शन में क्लास 2 में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन में नहीं होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस केस में कितनी हुई? 0। टाइम वैल्यू इस केस में कितनी हुई? 4। लेकिन एक्सपायरी का हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि तो ये जो 4 वाली टाइम वैल्यू है, दिस टाइम वैल्यू टेंड्स टू बी 0। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 है, टाइम वैल्यू भी 0 है, प्रीमियम हमने पे किया है 4, यानी कि डेबिट, डेबिट को हम -4 से लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपायरी पे हमारा कितना हुआ? -4। 40 रुपीज़ का 50 रुपीज़, आपने 50 का कॉल ऑप्शन लिया और स्टॉक का जो प्राइस है वो 40 ही रह गया, तो आपको 4 रुपए का लॉस होगा एक्सपायरी पे। सेम केस में लेता हूँ 45। 45 अगेन आउट ऑफ मनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 4 होगी, बट 4 विल अगेन टेंड टू 0, तो 0 रह गई। प्रीमियम हम दोबारा दे रहे हैं, डेबिट हो रहा है -4, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना है? एक्सपायरी पे अगेन हमें 4 रुपए का नुकसान होगा। अब 50 रुपीज़ ही है स्टॉक का प्राइस और आपने भी 50 रुपीज़ का ही कॉल ऑप्शन लिया है। 50 अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 0, प्रीमियम आपने पे किया -4, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन -4। आपने स्टॉक का प्राइस हो गया 55। अब इस केस में आपने क्या किया है? इन द मनी ऑप्शन लिया है। 55 स्टॉक का प्राइस है, आपने 50 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो बेसिकली आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन लिया है। इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 5। टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे 0 ही रहेगी, प्रीमियम आपने पे किया 4 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 1 रुपए का यहाँ प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। स्टॉक प्राइस 60 हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपीज, टाइम वैल्यू अगेन 0, प्रीमियम आपने 4 रुपीज ही पे किया है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको 6 रुपीज का होगा। ये एक हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ये जो टेबल होती है, किस तरीके से स्टॉक प्राइस, कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम कोरिलेट होके हमें प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं। इसी चीज को हम पुट के लिए डिस्कस करते हैं। अब ये सब वैल्यूज जो हैं एक बारी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ये सब मैं एक बारी के लिए इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पुट का सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने 50 का कॉल ऑप्शन नहीं, 50 का आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। 4 रुपीज ही प्रीमियम रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो बियरिश रहेगा। ब्रेक इवन प्राइस मैंने क्या बताया था? स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो यानी कि 50 -4 कितना हुआ? 46 हुआ। 46 हमारा ब्रेक इवन प्राइस है। एक्सपायरी पे हमने बात की थी कि एक्सपायरी पे प्रीमियम क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे 0 हो जाएगी, प्रीमियम कितना हो जाएगा? प्रीमियम इज इक्वल टू दी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने 50 का पुट ऑप्शन बाय किया है और उसकी एक्सपायरी पे मान लो 46 प्राइस होती है, तो आपको पता लग गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू 4 है एंड टाइम वैल्यू क्योंकि 0 जाती है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। इसको हम दोबारा टेबल के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल के लिए भी किया था। तो वही मैं एक सिनेरियो बना देता हूँ कि अगर स्टॉक प्राइस 40 है, 45 है, 50 है, 55 है एंड 60 है, तो हमारे क्या क्या सिनेरियोस रहेंगे। अगर आपने 50 का पुट ऑप्शन बाय किया है एंड स्टॉक प्राइस 40 है, तो आपने बेसिकली इन द मनी पुट ऑप्शन बाय किया है। आई होप ये पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे हैं, करेक्ट। मैं आपको मनीनेस ऑफ क्लास ऑप्शंस की क्लास में ये सब बातें पहले से ही समझा चुका हूँ। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपको वो क्लास जो है थोड़ा आप भूल चुके हैं, तो आप उस क्लास को एक बार डेफिनेटली दोबारा चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो डेफिनेटली आपको हर वीडियो 2 से 3 बार तो देखनी ही पड़ेगी, ताकि आपके माइंड में हर चीज एकदम क्लियर हो जाए। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि अगर आपको डाउट है तो आप वीडियोस दोबारा दोबारा देखेंगे। मैं ये टेबल कंप्लीट करता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू इस केस में कितनी होगी? टाइम वैल्यू हम हमेशा पता है कि 0 ही होनी है, ठीक है। एंड अगर हम
पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो अगेन जो प्रीमियम है हम डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस 6 रुपीज। नेक्स्ट केस में जब 45 है तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपीज। टाइम वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी एक्सपायरी के टाइम पे। प्रीमियम पेड -4, प्रॉफिट एंड लॉस 1 रुपीज। 50 अगर है तो यहाँ पे 50 अगर है तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, जीरो। टाइम वैल्यू जीरो, प्रीमियम आपने पे किया 4 रुपीज, आपको 4 रुपीज का लॉस होगा। 55 है, अगेन 55 है अगर, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि 55 भी अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपका पुट ऑप्शन आउट द मनी हो गया है। तो इन द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन आउट द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। तो 55 अगर स्टॉक प्राइस है तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। टाइम वैल्यू हमें पता है यहाँ पे जीरो, प्रीमियम पेड -4, प्रॉफिट एंड लॉस -4। अगेन लास्ट केस में क्या हुआ, 60 रुपीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, टाइम वैल्यू जीरो, प्रीमियम पेड -4, प्रॉफिट एंड लॉस -4। तो जैसे हम कहते थे कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जो मैक्सिमम लॉस रहता है वो लिमिटेड रहता है और मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। तो आप इस टेबल से भी देख पा रहे होंगे कि जब मैं लॉस में आने लगा, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप कॉलम देखें तो मेरा मैक्सिमम लॉस 4 रुपीज तक ही है। यहाँ पे मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड है, और प्रॉफिट अगर स्टॉक का प्राइस कम होता जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जाएगा अनलिमिटेड। राइट, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म हो चुका है। उसके अंदर जो चीजें हमें सीखनी थी वो हम एक बारी के लिए सीख चुके हैं। जो अगला टॉपिक है वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की कैलकुलेशन। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। एंड इस चीज से हम एक इस तरीके का भी डिसीजन लेते हैं कि जो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, जो आज का टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन का प्राइस क्या चीप है या एक्सपेंसिव है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी 3 इमेजेस दिख रही होंगी। एक तरफ है विप्रो का आईवी चार्ट, इम्प्लाइड आईवी अब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, आईवी अब से जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में आपको विप्रो का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट दिख रहा है, सेंटर में आपको कोलपाल यानी कोलगेट पाल्मोलाइव का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट दिख रहा है, राइट में आपको रिलायंस का सेम चार्ट दिख रहा है। देखो, इसमें जो ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है इसमें दो चीजें दिख रही होंगी आपको। एक ऑरेंज लाइन है जो आपको दिख रहा होगा कि फ्यूचर प्राइस की लाइन है, जो दूसरा ग्राफ है ब्लूइश शेड है जो, या कुछ और कलर है अगर ये तो ब्लूइश शेड मैं मान के चल रहा हूँ। ये एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट है। अभी के लिए आपको फ्यूचर प्राइस का जो लाइन है वो इग्नोर करनी है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चार्ट पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर आपको विप्रो का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट देखने को मिले तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो ये स्पाइक्स हैं, यहाँ पे देखो एक ये स्पाइक लगा, ठीक है, उसके बाद एक ये स्पाइक लगा, उसके बाद जो ये रेंज है, ये जो स्टॉक है मैक्सिमम टाइम इसी रेंज के अंदर ऑक्सिलेट कर रहा है। ये एक फिर से स्पाइक लगा यहाँ पे, बट मैक्सिमम टाइम इसी रेंज के अंदर ऑक्सिलेट कर रहा है। और यहाँ पे जब स्टॉक आया तब जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी थी वो काफी गिर गई, राइट। इनफैक्ट जो इसकी अभी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है वो 15.2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो जब स्टॉक इन इस रेंज में ट्रेड किया था या इन डेट्स के आसपास ट्रेड किया था, ये 19 अक्टूबर 2022 के बाद की डेट्स है, तब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी स्टॉक की बहुत कम थी। हमें कभी भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का एग्जैक्ट नंबर जानने में इंटरेस्ट नहीं होता। हमें सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि मुझे यहाँ से पता लगा कि स्टॉक जो है वो मैक्सिमम टाइम इस रेंज के अंदर रहता है, इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इस रेंज में रहती है। लेकिन जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ चली गई तो ये बहुत हाई चली गई, और जब यहाँ नीचे आ गई तो ये बहुत लो आ गई। इतने अगर हमें डाटा पता लग जाए तो हम इस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो स्टॉक का ऑप्शन प्राइस जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है तो ऑप्शन प्राइस बहुत कम हो जाता है। यानी कि जब आईवी हाई है तब हमें
ऑप्शन सेलिंग में आना है, हमें एक ऑप्शन सेलर बन जाना है। क्योंकि देखो आईवी हाई हुई, लेकिन विद इन फ्यू डेज आईवी फिर से वहां वापिस आ गई अपनी रेंज के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि आईवी जो यूजुअली शूट अप कर जाती है, उसको आना अपनी एक रेंज के अंदर वापिस होता ही है। ठीक है। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है आर यू बाइंग ओवर प्राइस्ड ऑप्शन, उसके अंदर मैंने इस चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आईवी क्या होती है, कैसे होती है। आपको वो वीडियो 110% देखनी ही देखनी है, ताकि आपको आईवी के बारे में बहुत डिटेल मिले। मैं आपको समझाता हूँ कि आईवी एक ब्रीफ में होती क्या है। आईवी है डर, फियर इन दी मार्केट। लोग अगर डरे हुए हैं, लोग अगर घबराए हुए हैं, तो आईवी की वैल्यू जो है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? लेट्स से विप्रो का स्टॉक की हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली क्या था कि स्टॉक जो है उसके रिजल्ट्स आए थे। तो जब भी इस तरीके का कोई सिनेरियो होता है कि स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, या मैनेजमेंट जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन निकालने वाली है, मैनेजमेंट की कोई मीटिंग है, कोई कॉरपोरेट अनाउंसमेंट है, तो इन सिनेरियोज के अंदर आईवी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों को अंदर एक पैनिक होता है कि इस तरीके से मीटिंग हो रही है, जो स्ट्रीट को भी वो सोचते हैं कि उन्हें बतानी चाहिए। इस केस में क्या होता है ना कि लोग थोड़ा पैनिक कर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया एकदम से कि कंपनी को एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ गई, या जो रिजल्ट्स आते हैं लोगों को एक एंशियसनेस होती है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, एंड उस बेसिस पे उनको स्टॉक रिटेन करना है या सेल कर देना। तो इस तरीके का डिसीजन इवेंचुअली लोगों को लेना पड़ता है। तो ये सिनेरियो जो होते हैं वो पैनिक क्रिएट करवा देते हैं। इसी कारण से आईवी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर सब कुछ स्टेबल है मार्केट में, कोई भी पैनिक सिनेरियो नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आईवी बहुत कम हो जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कोविड क्रैश का, तो कोविड में क्या था कि लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या हो जाएगा, मार्केट रहेगी नहीं रहेगी, लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। तो आईवी जो थी वो ऑल टाइम हाई पे चली गई थी सभी स्टॉक्स की। तो अगर जो आपकी यूजुअल स्पाइक्स देख रहे हैं, ये जो स्पाइक है जहाँ पे मैक्सिमम आईवी 57.64 आई है, मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखाता हूँ विप्रो के। यहाँ पे विप्रो के रिजल्ट्स आए थे, ये विप्रो के रिजल्ट्स आए थे जब मैक्सिमम आईवी 57.64 हो गई थी। और मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट्स से जस्ट पहले जो विप्रो का एट द मनी कॉल ऑप्शन था वो 22,000 का था। रिजल्ट्स के टाइम जब ये ऑप्शन था वो 78,000 का हो गया। ठीक है। 22,000 का ऑप्शन 78,000 का हो गया। तो अगर आपने जब ये लो आईवी पे था यहाँ पे, अगर आपने इसको यहाँ पे बाय किया, तो 22,000 का ऑप्शन आईवी के बढ़ने से, प्राइस के मूवमेंट से ज्यादा आईवी के बढ़ने से वो 78,000 का हो गया। और अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया और स्टॉक प्राइस अगर 5 मिनट भी खड़ा रहता था ना वहां पे, तो 78 वाली चीज आपको 70 होती दिखती थी। और इवेंचुअली जब वो क्लोज हुआ था यहाँ पे, जब वो आईवी वापस आ गई थी, तो स्टॉक 5% अप था, लेकिन 78,000 का जो ऑप्शन था वो गिरता रहा, वो 32,000 पे जाके क्लोज हुआ था। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और ये रियल टाइम सिनेरियो दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीज ट्रेड की थी। ये हम आगे विप्रो के चार्ट पे देखिए, ये जो सिनेरियो है मैं आपको बताता हूँ, ये है ये वाली कैंडल। यहाँ पे स्टॉक था, विप्रो के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, स्टॉक गया था, सर्किट लगाया था स्टॉक ने, लगभग 10% का सर्किट लगाया था। एंड यहाँ पे जो जिसने बाय किया था उससे पहले इन रेंज में, यहाँ पे अगर आपने किसी ने बाय कर लिया तो बहुत ही कम प्राइस था, 12-15,000 के आसपास ऑप्शन चल रहा था। अगर किसी ने यहाँ भी बाय किया वो 22,000 का था। और जिस दिन रिजल्ट्स आए, स्टॉक के साथ उसको आईवी का बेनिफिट मिला, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिला, एंड स्टॉक का प्राइस 72,000 प्लस का चला गया था, जैसा मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद क्या हुआ, हल्का सा स्टॉक नीचे आया। उसके बाद जैसे 5% नीचे आया, मैंने आपको बताया था 10% का सर्किट लगा था, 5% तक स्टॉक क्लोज हुआ था। 72,000 का ऑप्शन 32,000 रह गया। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सेल अगर किसी ने कर दिया यहाँ पे हाई आईवी देख के, उसने बहुत ही ज्यादा फायदा ले लिया था इस चीज का। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है वो एक ऑप्शन बायर का फ्रेंड है, अगर वो कम है तो। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर लो है तो वो एक ऑप्शन बायर का फ्रेंड है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर हाई है तो वो एक ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये चीजें जो हैं
ऑप्शन बाइंग करते टाइम या ऑप्शन सेलिंग करते टाइम लोग ध्यान में नहीं रखते, उनको ये बातें नहीं पता होती और उस वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। कई लोग इंडिया विक्स की मदद से भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं। वो एक अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, उससे आप एक गैस लगा सकते हैं, बट आप उससे किसी पर्टिकुलर स्टॉक की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी बताता है, वो आपको किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक की वॉलेटिलिटी नहीं बताता है। ऐसे ही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कई लोग क्या करते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक की देख लेते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये है, तो हम वही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ चले जाते हैं। पर वैसा देखो वो अप्रोप्रिएट सिनेरियो नहीं है। मैं अभी आपको ऑप्शन चेन की मदद से भी वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ, राइट। बट अभी के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार आप ये जो मैंने आपको जो चार्ट्स दिखाए हैं, ये चार्ट्स आप समझें कि इसका 22,000 से ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ही थी जो उसको 72,000 ले गई। एंड 72,000 पे अगर किसी ने खरीद लिया तो उसको बहुत नुकसान हुआ। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए, सेम केस है कोलपाल का। कोलपाल में भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम आई भी कितनी दिखा रहा है, 84.91। अगेन यहाँ पे इस इवेंट के टाइम पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसलिए हाई थी क्योंकि कोलपाल के भी रिजल्ट्स आने वाले थे इस दिन पे, तो इसी कारण से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गई थी। एंड उसके बाद देखो, नॉर्मल रेंज तो यही रहती है स्टॉक की, यही रेंज है, यही रेंज है, करेक्ट। आपको दिख रहा है कि यहीं पे ही मैक्सिमम टाइम स्टॉक की आईवी ने ट्रेड किया है। इवेंचुअली यहाँ पे एक हाई लगा, यहाँ एक हाई लगा, यहाँ पे एक हाई लगा, तो जब ये हाई लग रहे हैं यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई है एंड स्टॉक का प्राइस बहुत फास्टली अप या डाउन मूव करता है। अगर आपका एक भी गलत स्टेप यहाँ पे ले लिया आपने, तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेम केस रिलायंस में भी है। रिलायंस का चार्ट मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो संडे है एंड इसके रिजल्ट्स आए हैं अभी, लास्ट सैटरडे को, कल ही रिजल्ट्स आए हैं। एंड आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक हाई आईवी देखने को मिल सकती है, एक स्पाइक देखने को मिल सकता है उस तरीके का। देखिए, यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट्स के दिन क्लोज आ रहे हैं तो देखो इस रेंज से स्टॉक धीरे धीरे, स्टॉक की आईवी धीरे धीरे ऊपर तो आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे एग्जैक्ट उस दिन पे भी आपको एक स्पाइक और भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज है कि आप अपने लाइव मार्केट में भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आई होप आपको इन चार्ट से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगला जो हम वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे, ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत लंबे वीडियोस कई बार लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ पता लगाएंगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एंड उसके बाद हम ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी तो हम स्ट्रैटेजीज में गए ही नहीं है। मैं आपको साइडवेज मार्केट की, डायरेक्शनल मार्केट की, ब्रेकआउट की सभी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा आपको। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी उससे। आपको पता होगा कि मेरे पास सेटअप है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ स्ट्रैटेजी की इशू आ रहा था। तो वो सब चीज़ें भी आपके आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप के कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं जो इस ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज से बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप जल्दी एक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।